हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचिला पर। लास्ट वीडियो में हमने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को अंडरस्टैंड किया, जाना उनकी क्या फॉर्म्स थी, उनके क्या फीचर्स थे, उनके क्या मेथड्स थे। वहीं इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कैसे सक्सेस प्राप्त करी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स ने, इंडियन को इंडिपेंडेंस कैसे प्राप्त हुई, पीसफुल ट्रांसफ़र कैसे हुआ और इंडियन केस के अंदर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के क्या क्या फीचर्स रहे। इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स ने पॉलिटिकल प्रोसेस की नींव रखी, कैसे ये पॉलिटिकल प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट टाइम पीपल्स पॉलिटिकल बिहेवियर मैनिफेस्टेड इन मास पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। देखिए, सबसे पहली बात थी कि लोगों में फीलिंग आई थी पॉलिटिकल प्रोसेस में भागीदारी होने की। ठीक है, उन्हें लगने लगा था कि हम अपने राजा को खुद चुन सकते हैं। अब जैसे कि पहले अकबर वगैरह के टाइम में लोगों की बिल्कुल भागीदारी नहीं हुआ करती थी कि कौन उनका राजा होगा, बट अब उनके अंदर ये फर्स्ट टाइम फीलिंग आई थी कि हाँ, वो अपना राजा स्वयं चुन सकते हैं, स्वयं चूज कर सकते हैं। इस तरीके की जो फीलिंग थी ये अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल के अंदर ही आई थी जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ था। तो ये एक नई चीज़ थी पीपल्स के बीच में कि हाँ, एक पॉलिटिकल बिहेवियर का डेवलप होना। देन इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। जब कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा था तभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस की डेवलपमेंट हुई, इंस्टीट्यूशंस की मांग हुई। ठीक है, जैसे नेशनलिज्म, नेशन स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल थॉट्स, डिस्कोर्स, मीडिया, इलेक्शंस एंड वोटिंग राइट्स। इस तरीके की जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी, इनकी मांग हुई, इनकी डेवलप हुई। लोगों के ऊपर नेशनलिज्म जैसी एक बात, एक आइडियोलॉजी जो थी वो ज़बरदस्ती थोपी गई। ठीक है, लोगों को लगने लगा कि हमें भी एक नेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होना चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज का कैसे आदान प्रदान होता है ये सब होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप हुए, डिस्कोर्स हुई, मीडिया को भी शामिल किया गया इसके अंदर। इलेक्शंस एंड वोटिंग राइट्स तो आप पहले जानते हैं कि ब्रिटिश टाइम पर भी जो इलीट्स थे, जो लैंडेड पर्सन्स थे, उनको ही राइट था कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी हुई एग्जीक्यूटिव्स की, और जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इन जैसी इंस्टीट्यूशंस का भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। इन सभी चीज़ों की नींव जो है वो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल्स हो रहे थे तभी रखी गई थी। Anti-colonial struggles were led by urban coastal core by Western educated elites who were liberals and hence strengthened the Western political process and institutions. जैसे कि आप जानते हैं कि जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो हो रहे थे उनको लीड कर रहे थे अर्बन कोस्टल कोर बाय वेस्टर्न, जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड इलीट्स थे। ठीक है, वो ही इन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स को लीड कर रहे थे। ठीक है, जो कि आइडियोलॉजी रखते थे लिबरल्स की, वो चाहते थे कि हाँ, हर किसी को लिबर्टी मिले, जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले। और ये जो लिबरल्स थे ये अपनी ही आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करना चाह रहे थे, अपनी ही वेस्टर्न पॉलिटिकल प्रोसेस को, इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। So this created a prismatic society and gap between modern core and hinterland. So इसने क्या करा, इसने एक प्रिज्मेटिक सोसाइटी को डेवलप करा। ठीक है, एंड एक गैप डेवलप करा बिटवीन मॉडर्न कोर एंड हिंटरलैंड। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस हैविंग कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, बहुत ज़्यादा इम्प्रिंट्स भी रहे, जैसे कि ऑथोरिटेरियनिज्म, पैटर्नलिस्टिक, पैट्रिमोनियल, ठीक है, एंड इलिटिस्ट डेमोक्रेसी। इन सभी नेगेटिव चीज़ों का भी डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थे उन्होंने इफेक्ट करा पॉलिटिकल प्रोसेस को, एंड इवन बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने डेवलप करा पॉलिटिकल प्रोसेस को इस तरीके से। सो आई होप आपको ये समझ आई होंगी। देन सक्सेस ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स की, कैसे सक्सेस प्राप्त करी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स ने, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि किस कंट्री को, किस टेरिटरी को कब आज़ादी मिली।
आप ये मैप देख रहे होंगे, ये तभी का मैप है कॉलोनियल एरा का, इंडिया का, जहाँ अलग अलग इम्पीरियलिस्ट हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड एज डीकोलोनाइजेशन। जैसे कि आप पहले जानते हैं कि कॉलोनियल रूल को टर्मिनेट कर देना पूरी तरह ही डीकोलोनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स अचीव्ड सक्सेस एंड कॉलोनियल सिस्टम वॉज लिक्विडेटेड इन फेजेस एंड स्टेजेस। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस रही हैं जब हर एक कंट्री ने अपनी इंडिपेंडेंस को प्राप्त करा है। ठीक है। इट टुक नियरली 45 ईयर्स फॉर द एंटायर प्रोसेस टू बी कंप्यूटेड। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स अचीव्ड देयर फर्स्ट सक्सेस इन एशिया एंड देन इन अफ्रीका। देखिए एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स ने सबसे पहले सक्सेस जो अचीव करी थी वो एशिया के अंदर करी थी, देन उसके बाद अफ्रीका में। ठीक है। इन 1946 द फिलीपींस अचीव इंडिपेंडेंस। 1946 में देखिए फिलीपींस नाम का एक कंट्री है, ठीक है, एक टेरिटरी है जिसने सबसे पहले अचीव करी थी इंडिपेंडेंस। देन 1947 में इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया फ्री हुआ 1947 में कॉलोनियल रूल से, ब्रिटिश रूल से। ठीक है। और जो सिलोन जो श्रीलंका है आज, एंड बर्मा जो म्यांमार था पहले, ठीक है, उन्होंने अचीव करी फ्रीडम इन 1948, 1948 में इन दोनों ने फ्रीडम जो है उसको अचीव करा। एंड नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडोनेशिया वॉज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द नीदरलैंड। ठीक है। कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम फॉर्मर इंडो चाइना वर रिकॉग्नाइज एज सोवरन स्टेट इन 1949। 1949 में ये कंट्री भी अपने आप को सोवरन स्टेट से जाने लगे। ठीक है। बट दे रिमेन्ड विद इन द फ्रेंच यूनियन अंटिल फ्रांस फाइनली लॉस्ट कंट्रोल इन 1954। सो इस तरीके से जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स थे उन्होंने सफलता प्राप्त करी। ठीक है। जो कंट्रीज थे वो इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ते चले गए। आइए अब बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की। जानते हैं क्या क्या फीचर्स रहे इंडियन की इंडिपेंडेंस के अंदर। सो आइए डिस्कस करते हैं और जानते हैं फीचर्स ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडियन केस के क्या क्या मेन फीचर्स रहे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स के इंडियन के केस के अंदर। लीडरशिप, नए नए लीडर निकल कर आए। ठीक है। वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड थे। ठीक है। मिडिल क्लास थे, मोस्टली लोअर्स थे, जैसे कि गांधी हो गए, नेहरू हो गया, जिन्ना हो गया। ठीक है। ये जो थे ये वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास पर्सन्स थे, पीपल थे। ठीक है। जो मोस्टली लॉयर्स थे, जो बाहर से एजुकेटेड थे। ठीक है। मेथड ऑफ मास मोबिलाइजेशन, इसमें क्या हुआ, मास मोबिलाइजेशन हुआ। अब इस मेथड को अपनाया गया जिसमें कि रेजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस को रेज करा गया। ठीक है। फाइट अगेंस्ट कॉलोनियल पावर फॉर इमेंसिपेशन, ठीक है, लड़ा गया अपनी इमेंसिपेशन के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल अवेकिंग यानी कि नेशनल इमेजिनेशन, नेशनलिज्म जो थी ये बेस्ड थी बिल्कुल यूनिफाइड अपोजिशन टू इंपीरियलिज्म, ये बिल्कुल अपोजिशन में थी इंपीरियलिज्म के। एंड नेशन फाउंडेड ऑन एंशिएंट सिविलाइजेशन, उन लोगों को लगने लगा कि हमें पहले जैसी नेशन ही चाहिए जो कि बिल्कुल एंशिएंट सिविलाइजेशन पर बेस्ड था। ठीक है। लार्जली नॉन वायलेंट लीड बाय लिबरल लीडर्स, देखिए नॉन वायलेंट जो स्ट्रगल्स थे वो लीड कर रहे थे लिबरल लीडर्स। ठीक है। फार लेफ्ट जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इन्होंने अडॉप्ट किया वायलेंट मीन्स को। ठीक है। बट वर नॉट सक्सेसफुल, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे अपने इस स्ट्रगल में, आर्म्ड स्ट्रगल के अंदर। ठीक है। आ लॉन्ग मास मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन 1919 में, सिविल डिसोबीडियंस 1931 में, क्विट इंडिया 1942 में, जिसको लीड कर रही थी कांग्रेस पार्टी फॉलोइंग गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे। जितने भी ये स्ट्रगल हो रहे थे, जितने भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, ये सभी गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे। ठीक है।
ऑफ नॉन वायलेंस पर बट एक्टिव नॉन कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिफॉर्म्स। ये जो थे कॉपरेशन की मांग रख रहे थे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जैसे कि गांधी जी जो हैं चक्रा काटते हुए बताते हैं कि हमें स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी बनना है। इस तरीके की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की मांग बढ़ रही थी एंड सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे। Nationalist leaders attempt to raise national consciousness by invoking ancient Indian civilization and historical past resulted in alienation of Muslim who claim to form separate nation। देखिए लोगों में ये इमेजिनेशन हो रही थी कि हमें पुराना जैसा ही सिविलाइजेशन पर अपना कंट्री चाहिए, अपनी टेरिटरी चाहिए। ठीक है, जब ये अपने पास्ट को देखते थे तो देखते थे कि जो पास्ट है, जो पास्ट सिविलाइजेशन है वो टोटली हिंदुओं पर बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे जो समुदाय के लोग थे उनमें ये इमेजिनेशन होने लगी कि हाँ, जिन्ना जी ने भी ये इमेजिनेशन करी कि हमें अलग नेशन बनाना चाहिए, हमें एक अलग स्टेट होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये जो ये पास्ट सिविलाइजेशन है ये दो भागों में बटी हुई है, एक तो हिंदू रिलीजन एंड एक मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, तो इन रिलीजन के बेसिस पर ही हमें एक अलग कंट्री, एक अलग टेरिटरी चाहिए। इसकी मांग बढ़ने लगी 1947 के आते आते। सो जिन्ना ने भी मिलकर लोगों के साथ मिलकर इस तरह की मांग करती कि हाँ, हमें भी अलग होना है इंडिया से, हमें अपना अलग नेशन चाहिए, हमें अपना एक अलग टेरिटरी चाहिए। सो एलिनेशन ऑफ मुस्लिम का एलिनेशन हुआ जो क्लेम कर रहे थे एक सेपरेट नेशन को। ठीक है, सेपरेट नेशन की उनकी मांग थी। देन प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, प्रोजेक्ट हुए नेशन बिल्डिंग पर। इंटेंशन विद यूनिवर्सलिटिक पॉलिटिकल वैल्यूज़ ऑफ राइट्स, इक्वलिटी और जस्टिस। राइट, इक्वलिटी और जस्टिस जैसे जो आइडियोलॉजीज़ थी, जो टर्म्स थी, ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जाने लगा। राइट्स को तो चलो हम मानते हैं कि कुछ लोगों को राइट्स भी दिए गए, ठीक है, जैसे दलितों के राइट्स हो गए, वोटिंग के राइट्स हो गए, बट इक्वलिटी भी कैसे डेवलप की जा सकती थी। ठीक है, इस तरीके भी ये इम्पॉसिबल रहा, जस्टिस भी इम्पॉसिबल रहा। ठीक है, पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ पावर का, बट पार्टीशन हुआ लीड टू सिविल वॉर एंड लार्ज स्केल वायलेंस। ठीक है, जो पार्टीशन हुआ इससे क्या हुआ, जो लीड कर रहे थे सिविल वॉर एंड लार्ज स्केल वायलेंस। इस तरीके से पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ पावर का। सो ये थे कुछ मेन फीचर्स एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के इंडियन केस के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।